वीडियो चालू नहीं हो रहा है, एक मिनट। लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओके। तो वीरेंद्र, आपका बीएआरसी का स्टाइपेंड ट्रेनिंग का मॉक इंटरव्यू अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग रखेंगे अपन नॉन टेक्निकल एंड एचआर पोर्शन से, और नॉन टेक्निकल एचआर पोर्शन के बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे आपके टेक्निकल पोर्शन पे, जहाँ पे हमारे टेक्निकल पैनल मेंबर्स विकास सर और हरिओम सर आपका टेक्निकल इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। इंटरव्यू के जस्ट बाद रहेगा आपका फीडबैक राउंड, और फीडबैक राउंड के बाद फिर आपका डिस्कशन राउंड रहेगा, जहाँ पे आप अगर कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज हो तो उनको डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है, ठीक है। वॉइस और वीडियो? यस, बिल्कुल। यस सर, थैंक शुरू करें। यू। यस सर। Recording in progress. ओके। तो वीरेंद्र, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 2016 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल पास किया। फिर 2016 से 2019 तक मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास किया। इसके पश्चात अभी मेरी पढ़ाई जारी है। और मेरी हॉबीज टीचिंग ओके। एंड टेक्निकल सब्जेक्टों में रुचि रही है। आपकी हॉबी क्या है? सर टीचिंग। मैं अभी। टीचिंग आपकी हॉबी है? यस सर। मतलब आप जब भी खाली होते हैं तब यस। पढ़ाना पसंद करते हैं? यस सर। क्या पढ़ाते हैं आप बेसिकली? तो मैं बेसिकली अभी मतलब अपने विलेज में ही एक आईटीआई कॉलेज है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। ओके। तो वो आई थिंक आपका प्रोफेशन है, टीचिंग नहीं। मतलब हॉबी नहीं हुई ना, वो तो आपका प्रोफेशन हो गया। सर मेरे दोनों आपका हैं। रोजगार है। सर मेरा दोनों है। ओके। आपकी हॉबी भी है। यस सर। अच्छा, मतलब जिस दिन आप छुट्टी है उस दिन आप क्या करते हैं? तो मैं जिस दिन छुट्टी होती है मैं अपने मतलब अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं टीच करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं उनको? तो छोटे बच्चे हैं तो उनको जो भी उनकी नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है मैं पढ़ाता हूँ। जैसे जो जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको। जैसे स्कूल कौन सी क्लास के बच्चे हैं बेसिकली? सर मेरे आसपास के जैसे मेरे रिलेटिव में कुछ लोग हैं जो अभी 7th में हैं, 6th में हैं, और छोटे बच्चे जो 1 टू एलकेजी में पढ़ते हैं उन लोगों को सभी को बुला लेता हूँ जो छुट्टी के दिनों में, जैसे संडे को हो गया या फिर अदर कोई इवनिंग में जहाँ पे मुझे कोई काम नहीं होता अदर चीज़ें। ओके, ठीक है। एकेडमिक्स के अलावा और किसी चीज में आपकी रुचि है? ये सब थोड़ी ट्रैवलिंग के रुचि है, कहीं घूमना ट्रैवलिंग कहाँ पसंद। पे करी है आपने? सर बेसिकली मैंने मुंबई गया हुआ है, मुंबई में, और केरला में गए थे इससे पहले, और फिर उड़ीसा में गए हुए हैं। मतलब मुंबई किस पर्पज से गए थे आप? सर मुंबई में 2 बार गए थे, जो बीआरसी का एग्ज़ाम था उसी के पर्पज़ से, और एक बार एमपीसीआईएल के एग्ज़ाम के लिए गए थे। तो आप एग्जाम देने गए हैं, यस। सिर्फ ट्रैवल आपका पर्पस नहीं था ना? हाँ सर, पर्पज़ नहीं था पर फिर भी मतलब अगर जाता हूँ तो मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग करना 2-3 दिन के लिए घूम मतलब। ओके। तो ऐसे कभी किया आपने कि प्रॉपर ट्रैवल करने के पर्पज से आप किसी दूसरे स्टेट में गए हो और वहां पे सिर्फ घूम कर आए हो, जस्ट ट्रैवल करने के पर्पज से? यस सर, उत्तराखंड गए हुए हैं, और उत्तराखंड के बाद फिर वहाँ से नेपाल लगते हैं बॉर्डर, तो नेपाल में भी गए थे, कुछ मंदिरें थी या फिर वैसे घूमने की। ओके, ठीक है। तो वीरेंद्र, आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं? लाइक आपका क्या इंटरेस्ट है बीआरसी स्ट्राइपेंड ट्रेनी बनने का? तो बीआरसी में बेसिकली मेरी पहले से ही रुचि रही है, क्योंकि मैं 2-3 अगले 2020 से ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरी रुचि है कि मैं किसी रिसर्च सेंटर में जाऊँ, तो मुझे बाहर सबसे बेटर मतलब अभी इंडिया का सबसे बेटर लगता है जिसमें रिसर्च के लिए हर चीज़ें करने को मौका मिलता है। तो मैं बीआरसी के जॉइन करने का मेरा रुचि रही है, तो मैं इसलिए। बीआरसी के अलावा और कहाँ कहाँ पे रिसर्च होती है? तो बीआरसी के अलावा जैसे इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर है, और इसके बाद सर सर यही अभी रिकॉल हो रही है। तो आप बेसिकली दो रिसर्च सेंटर के बारे में जानते हैं, तो आपने कहा कि ये सभी में सबसे अच्छी रिसर्च यहाँ होती है। सर अभी टाइम पे रिकॉल यही हो पा रही है, जैसे एक और सर थोड़ी रिकॉल नहीं कर पा रहे, सॉरी। ओके, ठीक है। बीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये किसके नाम पे नाम रखा गया है? सर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा गया है।
जिनकी ओके, इससे 1900। पहले ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन था कि इसका नाम पहले कुछ और था और बाद में ये रखा गया? यस सर, AEET था। इसका फुल फॉर्म? सर सॉरी, फुल नेम। ओके। होमी जागिर बाबा ने किस चीज में उनकी एक्सपर्टाइज थी? सर उनको न्यूक्लियर सर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए उनको मतलब उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उनको फादर्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के माना जाता है, जो भारत में उन्होंने न्यूक्लियर फादर प्रोग्राम ऑफ स्टार्ट। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। यस सर। ठीक है। तो उनको किसी सम्मान से नवाजा गया था, कोई नेशनल अवार्ड या ऐसा कुछ? सॉरी सर। ओके। डीएई का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके। डीएई और बीआरसी, इनमें डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली पेरेंट ऑफ इंस्टीट्यूट है डीएई, जिसके अंदर में ये बीआरसी, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर, और सर ये मतलब 2-3 रिसर्च सेंटर हैं जो डीएई के अंदर आते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक ओके। एनर्जी है। इससे पहले उसका नाम अम, उम, सर कमीशन डीएसी था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक कमीशन। ओके, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, बीआरसी के अंदर में, हेलो? यस सर। हाँ, मुझे बताइए बीआरसी के अंदर आपका बेसिकली जॉब रोल क्या रहने वाला है, आपके अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपको पता है या आपने जो पढ़ा है? सर इसमें फर्स्टली 2 इयर्स का ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के पश्चात हमें फिर वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में रखा जाएगा, जो ओके। अम, वहाँ पे जो भी टेक्निकल, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से जो भी टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। इसके पश्चात फिर आगे के प्रोसेस होगा। ओके, ठीक है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सर्व करने को रेडी हैं? यस सर। ओके। अगर आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया की तरफ आई तो? यस सर, मैं साउथ इंडिया भी मतलब सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं साउथ इंडिया। वहां पे जनरली हिंदी तो फर्स्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज नहीं होती है, इंग्लिश होती है, देन यस सर, आई लर्न। आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल लग नहीं रहे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। Yes, sir. At this time, I am not comfortable in English, but I am also manage. And after some time, ओके, I learn ठीक है, in कोई इशू English. नहीं। ओके, ठीक है, ओके वीरेंद्र, इसमें कोई इशू नहीं है, चलिए ठीक है। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइक आप में ऐसी कौन सी दो खूबियां बताइए मुझे, कोई भी दो पॉइंट्स जो आपको बाकी सभी कैंडिडेट से बेटर प्रूव करती हैं इस जॉब के लिए। बेसिकली मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। मतलब जिस चीज़ पे अगर मैं फोकस करता हूँ, उस पे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। अदर चीज़ों को नहीं, मतलब साइड में रखता हूँ कि अभी जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और सेकंड सेकंड सर, कि मैं पेशेंस के साथ कोई कार्य कर सकता हूँ, जो मतलब धैर्य रख कर के कंटिन्यूअस करता रहा हूँ उस कार्य को। इसका कोई एग्जाम्पल देके बताइए, कोई उदाहरण जहां पे आपने इसी जो क्वालिटीज आपने बताई है, इस क्वालिटीज को जैसे सर मैंने यूज कर रहा हो। जैसे सर मैंने मतलब पेशेंस रखा अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मैंने 2019 से पास आउट हूँ डिप्लोमा। फिर मैं 4th ईयर तक कंटिन्यू मैं अपने प्रिपरेशन पे, कई बार असफलताएं आई तो भी मैं अभी तक इसके प्रिपरेशन करता रहा। बाकी मैं कहीं अदर जगह पे नहीं गया कि मुझे प्राइवेट या कहीं और जगह पे जॉब करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी पेशेंस रखता हूँ। ओके, तो बेसिकली आप 2019 के पास आउट होने के बाद से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। ओके, आपको ये नहीं लगता कि आपने काफी ज्यादा साल दे दिए अपने प्रिपरेशन के लिए, ऑलमोस्ट 3.5 4 साल? यस सर। मतलब है ऐसे 3-4 साल तक मुझे प्रिपरेशन करने के दौरान बीत गया, लेकिन बीच में लॉकडाउन आने की वजह से कुछ बंद हो गए। जैसे 2022 में मैंने बीआरसी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट नोटिस अभी कोई नहीं आई कि वो रिज़ल्ट क्या हुआ, कैंसिल हुआ या फिर नहीं। तो 2022 में अगर रिज़ल्ट आता तो शायद मेरा पेपर अच्छा हुआ था, तो हो सकता था कि मैं उसी समय सेलेक्ट हो जाता। लेकिन अभी तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा। फिर 2023 में जब वैकेंसी आई तो फिर ओके, सेकेंड। ठीक है। किसका एग्जाम दिया आपने, पोस्ट का क्या, पोजीशन का नाम क्या था? सर टेक्निकल असिस्टेंट इन स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट का ही था एग्ज़ाम।
न्यूक्लियर ओके, रिसाइकल तो बोर्ड। उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है? सर नहीं आया उसका, और नोटिस भी कोई नहीं आया, तो इन्फॉर्मेशन मेल किया गया तो भी मेल से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर लोगों को। ओके, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड एग्जैक्टली करता क्या है? सर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड जो एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक के थ्रू। सर सॉरी सर, सॉरी सर जो थोड़ा बहुत जितना भी आता है, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। सर जो न्यूक्लियर होते हैं, तो उनको मतलब स्टोर करने के लिए जो उस पे कार्य किया जाता है, उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर उसे कहीं थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भेजा जाता है, फिर उसके लिए ऐसे कार्य करता है। ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप, जैसे आपने बताया हॉबी आपकी टीचिंग है, यस सर। टीचिंग करना आपको पसंद है। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज को हॉबी में कंसिडर करते हैं तो क्या चीज हो सकती थी? सर अगर इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ें अगर मैं अपने टीचिंग पे रखूं, तो मुझे मतलब पेरेंट्स को साथ बातें करना या उनके साथ में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे आपकी कोई दो कमियां बताइए, दो वीकनेस आपकी। सर ऐसे तो मेरी कोई कमी, सर एक तो मेरी ये कमी है कि मैं अगर जैसे किसी चीज़ पे लगता हूँ तो उसको मतलब हमेशा उसी चीज़ पे फोकस करके रखता हूँ कि नहीं, मुझे अदर चीज़ों में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जो कि डाइवर्ट होना भी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही है तो उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मेरी एक कमी हो सकती है सर। और दूसरी? और सर दूसरी के लिए कि मैं मतलब उतना मेच्योरिटी अपने आप को फ़ील नहीं कर पाता हूँ कि मुझे क्या मतलब अगर कोई सामने कोई और चीज़ें बता रहे हैं तो मैं उनकी बातों को थोड़ा-सा अपने अपने पे रखता हूँ कि मैं मतलब बोल रहा हूँ वो मैं सही हूँ। आपका जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं ये विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं या मैं गलत। इन कमियों को सुधारने के लिए आप अभी क्या स्टेप्स ले रहे हैं लाइफ में? सर बेसिकली ये अभी तो सर मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो सामने वाले बोल रहे हैं उनकी मैं बातों को पूरी तरीके से सुनूँ, और फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं वो सही हैं तो मैं उनको मानने के लिए कुछ प्रयास करूं, और अगर मुझे ये लगता है कि नहीं वो नहीं सही है तो मैं सर कोशिश करता हूं कि मतलब उसको पहले कहीं से सर्च कर लूं कि आए वो सही हैं या वो सही बोल रहे हैं कोई बातें कि नहीं, तो इससे मुझे लगता है कि अगर वो सही बोलते हैं तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसे करके कोशिश करता हूँ कि तब ठीक है कि मुझे इस बात पे। ओके, ठीक है वीरेंद्र, अब यहाँ से आपका टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे हरिओम सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप हरिओम सर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हरिओम सर, आप यहाँ से कैरी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेटा अपने फेवरेट सब्जेक्ट बता दीजिए आप। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड, आपको फेवरेट सब्जेक्ट बताइए अपने। सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मेजरमेंट। चलो चलो, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछ लेता हूँ। इन केस ऑफ इंडक्टर ओम्स लॉ बताइए, ओम्स लॉ क्या होता है इन सर केस ऑफ इंडक्टर? सर अगर हम सर हमने अगर टेम्परेचर एंड अदर क्वांटिटी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें अगर करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा सॉरी सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक वो बताइए, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है? सर जीरो। करंट? सर क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा जिसके कारण। करंट 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 वोल्टेज जीरो सही है, करंट कितना होता है? सर करंट उसमें मतलब शॉर्ट सर्किट में जितना करंट अप्लाई करेंगे, जैसे इनफाइनाइट करंट अगर है तो इनफाइनाइट करंट की तरह जाएंगे, आईएससी करंट होती है, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज कितना। भाई इसकी तो होती है, वो कितनी होती है वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो करंट जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सर पॉजिटिव होती है। जीरो नहीं हो सकती? सर शॉर्ट सर्किट में करंट जीरो नहीं हो सकती अगर वोल्टेज अप्लाइड है तो। मान लिया वोल्टेज 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जीरो है, करंट बताओ। तो सर इनफाइनाइट होगा उसके। वोल्टेज 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जीरो है, करंट बताओ।
सर इनफाइनाइट होगा। करंट इनफाइनाइट होगा और यस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बताओ करंट। सर जीरो करंट होगी, क्योंकि वी बाई आर वोल्टेज जीरो है, सर वी बाई आर होता वोल्टेज है। जीरो है, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया नहीं, वोल्टेज जीरो, रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं, तो बताओ करंट कितना होगा ओम्स लॉ से। सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जीरो होगा। आप मना कर रहे हैं अभी। ना सर चलो समझे। जाने दो। बी बराबर आई आर होता है ना, यस सर। और आप अभी कह रहे थे शॉर्ट सर्किट में करंट जीरो नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है? तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जो जीरो होता है। जीरो होता है तो बी बराबर आई इंटू आर, सामने जीरो बैठा है तो उधर कौन होगा फिर? जीरो ही होगा ना। यस सर। तो सर गलत तो नहीं लग रहा आपको? सॉरी सर आई। अरे बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर होता है भाई। यस सर। जीरो बराबर आई आर, यस सर। जीरो बराबर आई आर, तो आई कितना होगा? जीरो सर। जीरो ही तो होगा ना फिर उसमें। चलो यस। इतना क्या सोच रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टेंस को डिफाइन करके बताइए। इंडक्टेंस। हाँ, क्या होता है इंडक्टेंस? Sir, inductance is basically properties of any conductor that oppose of sudden change in current flow through its. कंडक्टर या इंडक्टर? मैं पूछ रहा हूँ, इंडक्टर तुम ले जा रहे हो, कंडक्टर। कंडक्टर इंडक्टर में अंतर है कुछ? सर इंडक्टर ही पूछे ना। मैं बोल रहा हूँ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या इंडक्टर। सर इंडक्टर एल एल एल, सर इंडक्टर ही बता रहे हैं। कंडक्टर बोल रहे हैं। चलो बताइए। सर इंडक्टर ही बता। सर इंडक्टर इज द properties of any conductor that oppose of sudden change in current flow through it. If current is if current is suddenly changed, then oppose of inductor अच्छा, is इंडक्टर किसका अपोज करता है बेटा? suddenly change in current through it. हाँ, सडनली चेंज इन करंट, बिल्कुल बात सही है। क्यों करता है? बिकॉज सर अगर करंट वेरी करता है, चेंज होता है, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देता है, जो वो बैक ईएमएफ के थ्रू पे कार्य करता है, जो अपने विरोध का सर अपने उत्पन्न होने का विरोध करता है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है उसे विरोध करता है। तो इसके वजह से वो बदलने नहीं देता है करंट को, और करंट की बदलने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो जब वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो फिर वो अपोजिट नेचर का होता है, इसलिए वो मतलब करंट को चेंज नहीं करने देता है। हाँ चलो बेटा, रेजोनेंस को कैसे डिफाइन करोगे आप? सर रेजोनेंस यानी सर रेजोनेंस वह कंडीशन है जिस टाइम पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाते हैं किसी भी सर्किट या तो किसी। कंडीशन बता रहे हो बेटा आप तो। मैं कह रहा हूँ जो है ना, कहा कंडीशन बता रहे हो तुम, कंडीशन मैं पूछ रहा हूँ रेजोनेंस क्या है, तुम कंडीशन बता रहे हो। कंडीशन तो पूछी मैं, रेजोनेंस क्या है ये पूछा है। सर रेजोनेंस सर रेजोनेंस के टाइम पे जब किसी आरएलसी सर्किट। वो नहीं पूछ रहा, रेजोनेंस क्या, सिंपली क्वेश्चन है। सॉरी सर। चलो मैं बताता हूँ, रेजोनेंस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर ड्यूरिंग वन साइकिल। इंडक्टर कैपेसिटर को एनर्जी देता है, कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी देता है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होता रहता है। यस। जो आप बता रहे हो वो कंडीशन है कि इंडक्टिव इफेक्ट और कैपेसिटिव इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाए, वो रेजोनेंस की कंडीशन है, वो रेजोनेंस नहीं है। यस सर। दूसरा जो मैं अपना फीडबैक दे देता हूँ बच्चे को, आप तो मिस्टर विकास मिश्रा सर पूछेंगे। और जैसे मैंने आपसे पूछा था ना स्टार्टिंग में कि ओम्स लॉ जो पूछा था इन केस ऑफ इंडक्टर, तो इन इंडक्टर में जो ओम्स लॉ होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जो फ्लक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और रेजिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इंडक्टर में क्या होता है? क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। तो छोटी छोटी चीजों को आप देख लेना, वैसे आपका नॉलेज ठीक ठाक है, मतलब वैसे मतलब ये फिर भी छोटी छोटी चीजों को पढ़ लेना, ओम्स लॉ, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह इनको। यस सर। हाँ वैसे आपको ठीक ठाक है नॉलेज, बात बात ये।
तो मेरी तरफ से तो ये पूरा हुआ। बच्चों कुछ आपको जो है विकास मिश्रा सर लेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे मेजरमेंट वगैरह, वो अपना फीडबैक दे देंगे। मेरी तरफ से ये फीडबैक है, थोड़ा बेसिक टर्मों का ध्यान रखना है जब आप जाओ। यस सर। ठीक है, चलो बेटा, थैंक ठीक यू है सर। विकास सर। हाँ थैंक यू ओके सर। बेटा, विकास सर। यस सर, थैंक यू सर। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। ओके, अच्छा आपके कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट हैं टेक्निकल में? सर इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके ओके, चलो डन। आप मेरे को आंसर करो कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? सर आवाज़ क्लियर नहीं आई थी। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, क्लियर है क्या? यस सर। सर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। और कोई भी? सर अभी एक ही रिकॉल हो रहा है। ओके, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एसी डीसी दोनों में यूज किया जा सकता है? सर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको एसी और डीसी दोनों में मेजर करते हैं। ओके, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से हम नहीं लगाते? फिर से सर। कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग का यूज नहीं करते? सर फ्लक्स मीटर है जिसमें हम कंट्रोलिंग टार्क का ओके प्रयोग नहीं करते हैं। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क के लिए स्प्रिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। और ओके, एक एनर्जी मीटर भी है और जिसमें और स्प्रिंग कोई? का और एक एनर्जी मीटर है जिसमें कंट्रोलिंग के लिए हम स्प्रिंग टार्क का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो एनर्जी मीटर में किस चीज से हम ब्रेक कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं? उसमें सर कंट्रोलिंग के लिए हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं जो मतलब ओके उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है उसकी रिवोल्यूशन। ओके, एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आप बता पाएंगे क्या? सर एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ओके, एक और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। सर अ, उम, सर 1 किलोवाट हावर मीटर इंडस्ट्रियल मीटर के नाम से जाना जाता है, KWH मीटर को। उसी को तो एनर्जी मीटर कहते हैं। सर और एक स्पीडो सर ओडोमीटर एक का होता है जो बाइक में यूज करते हैं। वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ओडोमीटर यस सर। ओके, चलो, थ्री फेज अनबैलेंस सर्किट का मेरे को पावर मेजर करना है, यस सर। ठीक है? यस सर। कौन सा वाट मीटर लगाना चाहोगे आप? सर उसमें थ्री फेज थ्री फेज की अनबैल हमने बात करी है। सर थ्री फेज अनबैलेंसिंग लोड है तो हम टू टू वाट मीटर मेथड का यूज करके हम मेजर कर सकते हैं, जिसमें 2 वाट मीटर यूज कर लेंगे तो भी हम थ्री फेज का वाट मीटर निकाल लेंगे जिसका टोटल पावर W1 प्लस W2। ओके, थ्री फेज 4 वाट सिस्टम का अगर पावर मेजर करना हो तो क्या हम 2 वाट मीटर मेथड से निकाल सकते हैं? क्या सर? थ्री फेज 4 वाट सिस्टम का यस सर। अगर मेरे को पावर मेजर करना हो तो क्या 2 वाट मीटर मेथड से पावर मेजर किया जा सकता है? सर नो सर, थ्री फेज 4 वायर है तो उसमें 3 वाट मीटर यूज किए जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम जब भी यूज करते हैं तो हम फेज टू फेज अगर 2 वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं तो फेज टू फेज वाट मीटर कनेक्ट करते हैं। इसमें न्यूट्रल पॉइंट है तो हमें न्यूट्रल का भी बेसिकली ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनबैलेंसिंग कंडीशन है तो हो सकता है कि न्यूट्रल में भी करंट फ्लो कर रहा हो। अगर बैलेंस कंडीशन में ओके है तो सर हम ओके, बैलेंस कंडीशन में हम सिंगल वाट मीटर का भी प्रयोग करके तब टोटल पावर निकाल सकते हैं, बट अनबैलेंसिंग कंडीशन में हमें 3 वाट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो आप मेरे को जैसे 3 वाट मीटर मेथड है उसका एक ड्रॉबैक बताओ। 3 वाट मीटर मेथड का एक ड्रॉबैक क्या रहेगा, एक ही ड्रॉबैक बताना है। सर 3 वाट मीटर में बेसिकली 3 यूनिट का प्रयोग किया जाता है जो एक ड्रॉबैक है एज कम्पेयर टू 2 वाट मीटर मेथड। ओके,
ओके, चल रहा। अच्छा, आप मेरे को आंसर करो कि मेरे को रिलेटिव एरर का वैल्यू निकालना है एक इंस्ट्रूमेंट का। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं रिलेटिव एरर का वैल्यू निकालने के लिए? सर रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय सर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय सॉरी सर। ओके, चलो कोई बात नहीं। अपने आपने मशीन भी बताया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मशीन है, राइट? यस सर। तो सवाल ये है आपसे कि जैसे ट्रांसफार्मर है ना? यस सर। तो ट्रांसफार्मर को मेरे को नो लोड पे ऑपरेट करवाना है, यस या सर। नो लोड पे हमने ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाया है, यस सर। तो उसके क्या क्या फायदे हैं? क्या पर्पस होता है नो लोड पे ऑपरेट करवाने का? सर बेसिकली ट्रांसफार्मर को नो लोड पे ऑपरेट कराने का कोई एडवांटेज तो नहीं हमें समझ में आ रहा है सर, क्योंकि उसे हमेशा। टेस्टिंग का नाम सुना है क्या आपने? यस सर। टेस्टिंग का नाम सुना है क्या कि ट्रांसफार्मर में कितने टेस्ट होते हैं? यस सर। तो मेरा इनडायरेक्टली सवाल आपसे यही था कि जैसे अपने को ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करवाना है, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? सर ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हम कोर लॉसेस को निकालने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम और कोर लॉसेस और मैग्नेटाइजिंग करंट को निकालते हैं, जिससे हमें उसमें ओके। फ्लक्स के बारे में मैग्नेटाइजिंग करंट से पता चलता है। अच्छा, अगर नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू निकालना है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाना चाहोगे आप? सर कौन सा टेस्ट? नो लोड पावर फैक्टर के लिए परफॉर्म करवाएंगे ट्रांसफार्मर। सर नो लोड पावर फैक्टर के लिए हम लो पावर फैक्टर मीटर का यूज करते हैं। मैंने पूछा है कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। सर ओपन सर्किट टेस्ट फॉर। चलो, डन फ्रॉम माई साइड। मेरा फीडबैक ले लो आप कि क्या क्या रहा। जैसे टेक्निकल की बात करें, मेजरमेंट की और ट्रांसफार्मर में तो दो चार क्वेश्चन आपसे पूछे हमने, है ना? मेजरमेंट में ठीक है, आपका नॉलेज बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों की पढ़ने की जरूरत है। यस जैसे सर। आपसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट पूछा था, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं है। और मेरा सवाल ये था कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, पहले आपको ये बताना था, देन आपको एग्जाम्पल्स बताने। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ही सिर्फ नहीं है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर भी किसी चीज का एग्जाम्पल है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का, और यस रिले सर। करंट बैलेंस भी किसी चीज का एग्जाम्पल है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो ये पूरी चीजें आपको बतानी थी। इवन आपको आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे हमने मेजरमेंट में, दो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। तो आप चीजों को, नॉलेज बढ़िया है आपका, एक बार आप क्या करो, रिवाइज करो चीजों को, रिकॉल करो, सारी चीजों को, अच्छा हो जाए। ओके? यस। यस और सर। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका टू द पॉइंट आंसर करो। डन? सर मेरे द्वारा दिया गया आंसर में कुछ मिस्टेक थी, त्रुटियाँ। नहीं, जो आपने टेक्निकल के आंसर करे बढ़िया कर, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप जैसे हरिओम सर आपका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस टाइम पे जैसे सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि रेजोनेंस क्या होता है, आपने यस सर। उसका कंडीशन बता दिया। यस सर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके फॉर्म में टू द पॉइंट आप आंसर करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस सर। बाकी नॉलेज अच्छा है आपको, थोड़ा बहुत चीजों को क्या करो, आप रिवाइज करो। यस सर। ओके? यस सर। ओके। हेलो यस सर। जी। वीरेंद्र, मैं आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन के पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है, ठीक है? यस सर। देखिए, आपने 2006 में 12th का बताया, 2019 में डिप्लोमा का बताया। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था गैप क्यों आया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि काफी टाइम है। तो यस सर। इसमें आपने जो आंसर दिया वो सेटिस्फैक्ट्री है कि बीच में कोरोना आ गया था 20 और 21 और 22 में फिर आपने एग्जाम दिया, तो दैट्स सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, मतलब ये चीज सही है। बट क्या चीजें हैं जो आप सुधार कर सकते हो? सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ या आपके टेक्निकल पैनल मेंबर्स आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जहां पे आपको आंसर नहीं आता, तो आपका वॉल्यूम एकदम लो हो जाता है और उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आप बहुत डर के देते हो, घबराते हुए देते हो, यस सर। ठीक है? तो ये चीज नहीं करना है। इंटरव्यू में ऑलरेडी आपने रिटर्न क्लियर किया है तो आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो।
लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या आप वो प्रेशर भी हैंडल कर पाते हो, आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, बोलने का मैनर कैसा है। तो यस सर। आप सही चीजें बोल रहे हो बट स्टिल आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, मतलब बोलने से ऐसा लग रहा है कि आप घबरा क्यों रहे हो ऐसा। और चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यूअर पैनल बोल देंगे कि आप आराम से कंफर्टेबल होके बोलिए, घबराओ मत। यस आप पहली बार इंटरव्यू देने जाओगे? यस सर। ओके, तो ठीक है, फिर ऑब्वियस भी है थोड़ा घबराना, लेकिन घबराओ मत आप, ठीक है, क्योंकि बहुत इजीली दिख रहा है कि आप लाइफ में पहला इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। आप घबराने की वजह से क्या, तो जो आंसर आता है ना उसको भी डर के दोगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा इसको आता नहीं है, तुक्का मार। और वो सही बोलोगे तो तुक्का सही लग जाएगा, उनको ऐसा लगने लग जाएगा। तो कॉन्फिडेंट होकर बोलो। देखो इंटरव्यू बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको आंसर आता है तो आंसर देना, नहीं आता तो सीधे बोलो सॉरी सर मुझे आंसर नहीं आता। यस सर। बहुत क्लीन, ठीक है। और गैस वर्क तो करना ही नहीं है, तुक्का मारना ही नहीं है, यस आता है तो देना है, नहीं आता नहीं देना, खत्म। यस सर। ठीक है, और अगर जो आंसर आता है उसको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो। जैसे यस मैं सर। आपका नाम पूछूं, आपका नाम क्या है पूरा, पूरा नाम क्या है बताओ। सर वीरेंद्र कुमार। अब ये आपको आता था तो आपने क्लियरली आंसर दिया। यस सर। नहीं, अगर मैं कुछ ऐसी चीज पूछ लूं जो आपको नहीं पता तो उसका आंसर देना ही नहीं है, बोलो कि सॉरी सर नहीं आता। यस सर। तो जो आता है ना उसको कॉन्फिडेंटली बताओ, ये दिखाते हुए कि आप जो बोल रहे हो वो आप पता है क्या बोल रहे यस हो, सर। घबराते हुए नहीं बोल रहे हैं। और ये चीज मैंने आपके टेक्निकल में भी ऑब्जर्व करी, जब आपको नहीं आता या आपको लगता है कहीं आपने गलत तो नहीं दे दिया, तो आप घबरा के आंसर दे रहे हो। अब वो आंसर सही है नहीं, ये तो टेक्निकल पैनल मेंबर्स ने आपको बता दिया, लेकिन जिस तरीके से आप दे रहे हो उससे लगता है कि ये घबराते हुए बोल रहे हो, तो शायद ऐसा लग सकता है तुक्का तो नहीं मार रहा है यस कि सर। नहीं। यस अगर सर। जैसे यही सवाल अगर मैं पूछता, जैसे मान लो आपका नाम क्या है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं वीरेंद्र कुमार, तो ऐसा लगेगा कि या तो ये घबरा के बोल रहा है या फिर इसने तुक्का मार दिया जो सही लग गया। यस ठीक सर। है, ये चीज समझ में आई डिफरेंस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में नॉलेज एक पर्सपेक्टिव होता है, वो क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर टेक्निकल ही पूछेंगे, लेकिन एक और बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि आप जो चीज बोल रहे हो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज में केवल हाथ के मूवमेंट्स ही नहीं, आपके बोलने का तरीका, आपका वॉल्यूम कितना हाई है, आपका पिच कितना है, कॉन्फिडेंस कितना झलक रहा है आवाज में, ये सब बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। यस सर। समझ में आए? तो ये चीजें हैं जो आप सुधारो। इसको सुधारोगे कैसे वो मैं बता देता हूँ। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। यस सर। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बोलना है, तो पहले आप पढ़ लो क्या बोलोगे, उसको मन में सेट कर लो, फिर मिरर के सामने खड़े होके अच्छे से बोलो। यस सर। तो उसमें ये चीज करना, 2-3 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। सर अभी पता नहीं मतलब मैं जब भी इंटरव्यू अभी दे रहा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है वाइब्रेट कर रही है, मतलब डर सा लग रहा है पूरी, अभी तक मेरी वो बॉडी आप यही बोल घबरा रही है रहे हो, तो ऐसा। वो एक्चुअली दिख ही रहा है, आपके एक्सप्रेशन से दिख रहा है आप बहुत घबरा रहे हो अभी। यस तो सर। घबराना नहीं है, यस ठीक सर। है। इंटरव्यूअर सीधा वही सवाल पूछेंगे आपसे जो आपकी फील्ड का है। अगर हमने पढ़ा है तो आंसर देना, नहीं पढ़ा तो नहीं देना, खत्म। नहीं देना मतलब चुप नहीं रहना, सीधे बोलो कि सर मुझे नहीं आता है। यस सर। कोई टॉपर भी होगा ना, उसके भी 2-4 क्वेश्चन तो होंगे जो उसको नहीं आते, यस सर। तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। यस ठीक है, और कोई सवाल आप कोई डाउट पूछना चाह रहे हो, कोई सर। क्वेश्चन है मन में? मतलब मेरी हॉबीज में ऐसा कोई मतलब मेरे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप कोई हॉबीज वगैरह है? ये देखो हॉबीज बनानी नहीं चाहिए, मतलब मैं आपको कुछ आंसर भी दूंगा कि चलो क्रिकेट बोल दो, टेनिस बोल दो या बैडमिंटन बोल दो, तो उसको बनाओगे ना तो वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ जाएगी बहुत सारी। हॉबी नेचुरल होती है ना तो आराम से बोली जा सकती है। यस सर। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ हॉबी में टेनिस है, तो टेनिस में खेलता हूँ इसलिए मुझे पता है, तो मैं कुछ भी पूछो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप कोई नई हॉबी बनवाओगे मुझसे कि मान लो बाइक्स, सर तो यही मुझे चीज़ें नहीं मुझे जाननी है कि इंटरेस्ट है, मतलब मेरी हॉबी जैसे कोई है नहीं जिससे मैं बता सकूं, क्योंकि मैंने अभी तक न मैं कोई इंटरेस्ट गेम्स में कोई इंटरेस्ट तो एक रहा काम है करो, आप ये भी बोल सकते हो। देखिए हमने तो। एक सेटिस्फैक्टरी आंसर ये भी मिलता है सुनने को कि मैं अपनी प्रिपरेशन में ही पूरा लगा हुआ हूं, तो पढ़ाई के अलावा बहुत ही कम टाइम में किसी में दे पाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, परिवार माँ बाप के साथ, बस। यस सर। तो इसीलिए मुझे लगा मतलब टीचिंग के लिए तो वैसे मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी हॉबीज़ नहीं है, फिर भी मुझे बताना पड़ा कि सर पैशन और मेरी पैशन और हॉबीज़ दोनों यही है, बाकी मुझे। मतलब टीचिंग एक हॉबी नहीं होती एक्चुअली, हॉबी जनरली होता है कि मन बहलाने के लिए, मतलब फ्री टाइम है आपका, वैसी वाली चीज है। यस सर। ठीक है, और कोई चीज, कोई डाउट? नो सर, बस। ठीक है, तो ये चीजें इंप्रूव करना, फिर 2-3 दिन में जब आप इंप्रूव करो उसके बाद आप अगला इंटरव्यू देना। यस सर। थैंक यू ठीक है, सर। चलो ऑल द बेस्ट वीरेंद्र। थैंक यू।
ओके Recording stop.